एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा। राजीव गांधी केस आपने फिर से न्यूज में सुना होगा क्योंकि वन ऑफ द एक्यूज्ड को बाय द सुप्रीम कोर्ट रिलीज किया गया है। कल की ही ये न्यूज है। सो इस केस को इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज डिसाइड किए गए थे जो कि आपके कॉन्स्टी और सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस और आर्टिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो उन पर जाने से पहले आपको ऊपर का ओवरव्यू केस का पता होना चाहिए। 1991 में ऑफेंस कमिट होता है। 99 में जाके डेथ सेंटेंस दी जाती है बाय दी टाडा। टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। प्रिवेंशन एक्ट 1987। 1987 टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987। इसके अकॉर्डिंग डेथ सेंटेंस दी जाती है। रिव्यू पिटिशन फाइल होती है तो वो भी डिसमिस हो जाती है। डिसमिस की स्पेलिंग गलत हो गया, इसको ठीक कर लेना। 1999 में तमिलनाडु गवर्नर के पास मर्सी पिटीशन लगती है अंडर आर्टिकल 161 जो कि रिजेक्ट हो जाती है। 161 किसकी बात करता है? गवर्नर की पावर की बात करता है टू ग्रांट पार्डन, रेमिशन, कम्यूटेशन एक्सेट्रा। ठीक है। 2000 में जाके फिर से मर्सी पिटीशन लग गया टू दी तमिलनाडु गवर्नर जो कि अगेन रिजेक्टेड हो जाती है। फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है अंडर आर्टिकल 72। गवर्नर की जो पावर है वो 161 के अंडर है, प्रेसिडेंट की पावर 72 के अंडर है। इन आर्टिकल्स को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है जो कि रिजेक्ट हो जाती है। ठीक, मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डलती है जो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाती है, तब जाके जो डेथ सेंटेंस है वो कम्यूट कर दी जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एक्सचेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मतलब जैसे इसी केस में हुआ है, डेथ सेंटेंस जो थी उसको लाइफ में चेंज कर दिया जाता है। वैसे ही अगर किसी को रिग्रेस मिली है तो सिंपल में चेंज कर देना, मतलब एक्सचेंज कर देना है पनिशमेंट को। ठीक है, दैट्स इट। तो इसको हम कम्यूटेशन बोलेंगे। 2014 तक जो एक्यूज्ड है उसको 23 इयर्स हो जाते हैं कस्टडी में ही। तो इस रीजन के कारण तमिलनाडु की जो स्टेट है वो प्रपोजल डालती है सेंट्रल के पास फॉर रेमिशन। अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के पास प्रपोजल क्यों डालती है? अंडर सेक्शन 435 में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू होती है? बाय सीबीआई। 435 में क्या बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी जरूरी है 3 केसेस में, जो कि 435 में ही दे रखे हैं। कौन कौन से 3 केसेस है? पहला तो ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस के थ्रू की गई है तो आपको सेंट्रल की कंसेंट लेनी पड़ेगी, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि अगर सेंट्रल की कोई किसी प्रॉपर्टी को आपने डैमेज किया, डिस्ट्रक्शन किया, तो भी स्टेट को सेंट्रल की कंसल्ट लेनी पड़ेगी। एंड थर्ड वन इज, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में रहते हुए अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो भी उस कारण भी स्टेट को सेंट्रल की कंसेंट लेनी पड़ेगी। मतलब कि तीसरे में तो यही आएगा पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पहला हो गया दिल्ली स्पेशल पुलिस, तीसरा आ गया आपका प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी को आपने डैमेज किया है, एंड थर्ड में पब्लिक सर्वेंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के अंडर अगर कोई पर्सन है उसको डिस्चार्ज करते हुए कोई ऑफेंस होता है तो। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। तो पहले में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? इसलिए इस कारण से जो तमिलनाडु की जो स्टेट है वो रेमिशन के लिए प्रपोजल डालती है टू दी सेंटर और सेंटर इसको रिजेक्ट कर देता है। 2015 में फिर रेमिशन के लिए फिर से गवर्नर के पास कौन पहुंचता है? अपीलेंट, मतलब एक्यूज्ड फिर से पहुंचता है जो कि अगेन रिजेक्ट हो जाती है। एंड 2018 में जाके जो तमिलनाडु की जो कैबिनेट है वो रिकमेंड करती है रिलीज के लिए टू दी गवर्नर। यहाँ पे इशू फ्रेम होता है, यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, जो कैबिनेट है वो रिलीज के लिए रिकमेंड करती है किसको? गवर्नर को, पर गवर्नर क्या करता है? एक्शन नहीं लेता। तो इशू यहाँ पे ये फ्रेम होता है कि गवर्नर क्या कैबिनेट के किसी भी रिकमेंडेशन से बाउंड होता है क्या? हमारे अगर कई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स में आप ये मेंशन देखोगे, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द
कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जो है वो बाउंड होता है अपने कैबिनेट की कोई भी एड या एडवाइस से। पर यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और गवर्नर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और इवन 2021 में जाके, ये 2018 की बात है, 2021 में जाके गवर्नर उस पिटिशन को प्लस जो रिकमेंडेशन कैबिनेट ने दिया था उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कि जब कैबिनेट की अप्रूवल आ चुकी है तो गवर्नर प्रेसिडेंट के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक, फिर 2022, ये कल का ही केस है, सुप्रीम कोर्ट जो है बेल पर रिलीज कर देती है क्योंकि 31 ईयर्स स्पेंड हो जाते हैं जेल में, और रीजन है गुड बिहेवियर के कारण। ठीक है, तो अब आते हैं इश्यूज पे। गवर्नर गवर्नर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल या फॉर्मल हेड ही होता है स्टेट का, लाइक जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट भी इंडिया की सिर्फ एक फॉर्मल हेड है। ठीक, तो जो भी पावर्स या जो भी फंक्शंस होंगे जो कि गवर्नर या प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर करेंगे। क्योंकि अगर इनकी एड एडवाइस मैंडेटरी है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, ये सेम है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। ठीक है, तो वहां पे भी यही है कि सिर्फ गवर्नर सिर्फ फॉर्मल हेड रहेगा, ऐसे ही सेम स्टेटस प्रेसिडेंट का भी रहता है, प्रेसिडेंट भी सिर्फ फॉर्मल हेड होते हैं, पर जो ओरिजिनल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, क्योंकि उन्हीं की एडवाइस के ऊपर गवर्नर और प्रेसिडेंट फंक्शन कर सकते हैं, अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे आर्टिकल्स को देखेंगे, जैसे 123, 161 भी इंक्लूडेड है इसमें, 213, 311, 317, 352, ये सारे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है। तो सेटिस्फेक्शन पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन किसकी बात की जा रही है, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि गवर्नर जो है वो बाउंड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। ठीक, तो इस केस में यही क्वेश्चन सबसे पहले रेज हुआ कि गवर्नर बाउंड होता है क्या एड एंड एडवाइस ऑफ हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 161। 161 किसकी बात करता है, गवर्नर की पावर की बात करता है टू ग्रांट पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे हैं जिसमें ये हेल्ड आउट कर रखा है कि स्टेट कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर गवर्नर हमेशा बाउंड होता है। ठीक है, और अगर गवर्नर जो है उसको एक्सरसाइज नहीं करता या डिले करता है तो भी आप ये जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है, और अगर एक्सरसाइज करता है बाय चांस और जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस होती है वो गवर्नर को ठीक नहीं भी लगती है, तो एक्सरसाइज होने के बाद भी जुडिशियल रिव्यू तो उसका होगा ही होगा। अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो जुडिशियल रिव्यू के लिए हमेशा जा सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टी, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। तो अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी को भी कोई भी ग्रांट करते हैं पार्डन, कम्यूटेशन या रेमिशन, तो फिर वो सब्जेक्ट होता है जुडिशियल रिव्यू का, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू इजीली हो सकता है, क्योंकि कई बारी पार्डन या कम्यूटेशन किया जाता है बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के, तो उसमें भी ये केस जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। फिर आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, जो भी कम्यूटेशन करेगी, पार्डन करेगी, रेमिशन करेगी, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी। 432 सीआरपीसी, 432 सीआरपीसी में सस्पेंशन और रेमिशन का प्रोसीजर दे रखा है, जिसमें पहले तो यही बोल रखा है कि कंसेंट विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन
विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन ग्रांट की जा सकती है, या तो रैमिट हो सकता है या सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, या विद कंडीशन भी हो सकती है, विदाउट कंडीशन भी हो सकती है। दूसरा इसमें बोला है कि ओपिनियन चाहिए, किसका ओपिनियन चाहिए? जज का, जिन्होंने उस सेंटेंस को कंफर्म किया है या फिर इम्पोज किया है, पास किया है, तो उनकी ओपिनियन भी लेनी जरूरी है। और अगर कोई कंडीशन इम्पोज है और अगर आप उसका ब्रीच करते हो तो जो भी डैमेशन हुआ था या सस्पेंशन हुआ था इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर आप ब्रीच नहीं करते उसको फुलफिल कर रहे हो तो इशू है ही नहीं। तो इस ये जो भी प्रोसीजर है इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, तो ये हमें बताता है क्लोज 7। अगर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो सेंटर के अंडर में आ रहा है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? ऑब्वियसली बात है सेंटर होगी, ठीक है। और अगर स्टेट की जुरिडिक्शन में आता है तो स्टेट होगी। जैसे कि हम 7th शेड्यूल की लिस्ट देखते हैं जो कि फर्स्ट वीडियो हमारी थी, सेंट्रल, कॉन्करेंट एंड स्टेट। तो इसमें जो सब्जेक्ट दिया था क्या, उसके डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव पावर किसकी होगी, तो वो वहां पे मेंशन है। तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये रेज हुआ कि 302 302 आईपीसी जो है ये इसमें किसका डोमेन चलता है, किसकी एक्सक्लूसिव पावर है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 302 आईपीसी जो है ये पब्लिक ऑर्डर से रिलेट करती है। तो पब्लिक ऑर्डर किस में आता है? लिस्ट सेकंड में। लिस्ट सेकंड कौन सी है हमारी? स्टेट लिस्ट। कौन सा शेड्यूल? 7th शेड्यूल ऑफ लिस्ट सेकंड, एंट्री नंबर 1। जब स्टेट लिस्ट में है तो इसके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर किसकी होगी? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट की होगी। ये चीजें फर्स्ट वीडियो में भी आपको क्लियर की थी लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो 302 जो है वो पब्लिक ऑर्डर की से रिलेटेड करता है और ये स्टेट लिस्ट में आता है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की इसके ऊपर पावर रहेगी। तो कहने का मतलब जो गवर्नर को जो रिकमेंडेशन किया था बाय द कैबिनेट और जिसको कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया था साथ में, तो उससे गवर्नर जो थे वो बाउंड हो चुके थे, प्रेसिडेंट के पास जाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे यही इशू था, ठीक। और एक चीज और, अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन है ना किसी लॉ के अंदर मेंशन है कि इसकी एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होगी, तो ये मान लिया जाएगा कि वो स्टेट के पास होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर चाहे वो सब्जेक्ट या तो लिस्ट सेकंड में है या फिर लिस्ट थर्ड में। लिस्ट थर्ड किसके बारे में? कॉन्करेंट के बारे में है, ठीक है। और लिस्ट सेकंड किसके बारे में है? स्टेट लिस्ट के बारे में है। तो उसके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर पहले प्राइमेसी किसको दी जाएगी? वो स्टेट को दी जाएगी। सो इस वीडियो के बाद 4 चीजों पे आपको ध्यान देना ताकि आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। 72 आर्टिकल 72 आर्टिकल एंड 161 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 432 ऑफ द सीआरपीसी एंड 435 ऑफ द सीआरपीसी। ये 4 प्रोविजंस देखने के बाद ये वीडियो आपको और क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।